सोचो, एक ऐसा देश जहां सोना सड़कों पर नहीं लेकिन लोगों के जीवन में बहता था। वही भारत एक दिन गुलाम बन गया। आखिर कैसे? ये कहानी सिर्फ युद्धों की नहीं है, ये कहानी है गलतियों की, लालच की, विश्वासघात की और धीरे धीरे खत्म होती ताकत की। बहुत समय पहले भारत एक मजबूत और समृद्ध भूमि था। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य और गुप्त साम्राज्य तक भारत ने दुनिया को ज्ञान, गणित, चिकित्सा और दर्शन दिया। यहाँ के विश्वविद्यालय जैसे तक्षशिला और नालंदा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन समय के साथ यह विशाल भूमि एकजुट नहीं रह पाए। बड़े साम्राज्य टूटने लगे और उनकी जगह छोटे छोटे राज्य बन गए। हर राज्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, लेकिन कोई भी पूरे भारत को एक साथ जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। राजाओं के बीच आपसी संघर्ष लगातार बढ़ता गया। कभी सीमाओं को लेकर युद्ध होते, कभी सत्ता के लिए, कई बार तो केवल अहंकार की वजह से लड़ाइयां छिड़ जाती। इन लड़ाइयों ने भारत की ताकत को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। जब कोई देश अंदर से कमजोर होता है, तभी बाहर के दुश्मन उसे आसानी से निशाना बनाते हैं। यही भारत के साथ भी हुआ। बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों ने भारत की इस कमजोरी को पहचान लिया। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी आए और लूटपाट कर गए। इसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। भारत की राजनीति में बाहरी ताकतों का हस्तक्षेप बढ़ता गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई जीतकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। मुगलों ने भारत पर कई सालों तक शासन किया। अकबर जैसे शासकों ने देश को एकजुट रखने की कोशिश की और प्रशासन को मजबूत बनाया। लेकिन औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। लगातार युद्ध, आर्थिक दबाव और प्रशासनिक कमजोरी के कारण साम्राज्य टूटने लगा। अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय शासक मजबूत होने लगे और केंद्र की शक्ति खत्म होती गई। यही वो समय था जब भारत एक बार फिर छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। मराठा, सिख, नवाब और अन्य क्षेत्रीय शक्तियां अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने लगी। लेकिन उनके बीच भी एकता की कमी थी। हर कोई अपने विस्तार और सत्ता में लगा हुआ था। किसी ने यह नहीं सोचा कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो कोई बाहरी ताकत हम पर कब्जा कर सकती है। इसी दौरान यूरोप में एक नई सोच जन्म ले चुकी थी। समुद्री रास्तों की खोज हो रही थी और व्यापारी नए देशों में जाकर व्यापार करना चाहते थे। भारत अपनी संपन्नता के कारण उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण था। पुर्तगाली सबसे पहले भारत पहुंचे। उनके बाद डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज भी आए। शुरुआत में ये सभी केवल व्यापार करने आए थे। वे भारतीय राजाओं से अनुमति लेते और अपने व्यापारिक केंद्र बनाते। अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी। उन्होंने भारत में सूरत, मद्रास और कलकत्ता जैसे स्थानों पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए। शुरुआत में वे बहुत विनम्र दिखाई देते थे। वे भारतीय राजाओं से दोस्ती करते, उपहार देते और व्यापार की अनुमति लेते। लेकिन अंदर ही अंदर वे भारत की राजनीतिक स्थिति को समझ रहे थे। उन्होंने देखा कि भारत में कोई एक मजबूत सत्ता नहीं है और राजा आपस में बंटे हुए हैं। यहीं से अंग्रेजों ने अपनी असली रणनीति शुरू की। उन्होंने एक राज्य को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया। वे किसी एक राजा का साथ देते और बदले में उससे जमीन और अधिकार ले लेते। धीरे धीरे वे केवल व्यापारी नहीं रहे बल्कि राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया। लेकिन ये जीत उनकी ताकत से ज्यादा चालाकी और विश्वासघात की वजह से मिली। मीर जाफर ने नवाब के साथ धोखा किया और अंग्रेजों का साथ दिया। इस एक घटना ने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की नींव रख दी। प्लासी के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर नियंत्रण हासिल कर लिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध क्षेत्र था। यहाँ से उन्हें अपार धन मिला जिसने उनकी ताकत और बढ़ा दी। उन्होंने 1764 में बक्सर की लड़ाई भी जीत ली और इसके बाद उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। अब वे सीधे टैक्स वसूल सकते थे। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने किसानों पर भारी कर लगाए। अगर किसान कर नहीं दे पाते तो उनकी जमीन छीन ली जाती। इससे किसान कर्ज में डूबते गए। दूसरी तरफ भारतीय कारीगरों और बुनकरों की हालत भी खराब हो गई। अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों को खत्म करना शुरू कर दिया ताकि इंग्लैंड के उद्योग फल फूल सके। भारत से कच्चा माल जैसे कपास इंग्लैंड भेजा जाता, वहां उससे कपड़ा बनाया जाता और फिर वही कपड़ा भारत में महंगे दामों में बेचा जाता। इससे भारत की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती गई। लोग गरीब होते गए और अंग्रेज अमीर। अंग्रेजों ने केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित किया। उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली लागू की जिससे भारतीयों को उनके ही देश में अंग्रेजों के अधीन काम करने के लिए तैयार किया गया। उन्होंने अपनी सेना बनाई जिसमें भारतीय सैनिक शामिल थे, लेकिन नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में था। धीरे धीरे अंग्रेज पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए। उन्होंने अलग अलग नीतियों का इस्तेमाल किया जैसे सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इन नीतियों के जरिए उन्होंने कई रियासतों को अपने अधीन कर लिया। अगर किसी राजा का उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसकी रियासत अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते।
इन सब कारणों से भारत के लोगों में असंतोष बढ़ने लगा। किसानों, सैनिकों, राजाओं और आम जनता में गुस्सा था। ये गुस्सा 1857 में फूट पड़ा। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर और मंगल पांडे जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी, लेकिन संसाधनों की कमी और एकजुट नेतृत्व के अभाव के कारण यह विद्रोह सफल नहीं हो सका। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। अब भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अंग्रेजों ने अपने शासन को और मजबूत किया और किसी भी विद्रोह को सख्ती से दबाने लगे। लेकिन 1857 की क्रांति ने एक बीज बो दिया था। ये बीज था आजादी की चाह का। लोगों को अब ये समझ में आ गया था कि अगर उन्हें अपनी आजादी वापस चाहिए तो उन्हें एकजुट होना होगा। धीरे धीरे पूरे देश में जागरूकता फैलने लगी। लोग समझने लगे कि अंग्रेजों का शासन उनके लिए कितना हानिकारक है। यहीं से शुरू होती है भारत की आजादी की लंबी लड़ाई की अगली कहानी, जहां आंदोलन होंगे, क्रांतियां होंगी, बलिदान होंगे और अंत में आजादी की सुबह आएगी।